Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 1 of Block 2 MPCE 031, that is MPC second year students who have opted for Organizational Psychology. This video is for you guys. We are going to complete this unit in two sections again. First जो part होगा उसमें आपको 1.2 and 1.3 cover किए जाएंगे. That means nature of job satisfaction and measurement of job satisfaction. And second part जो आएगा इस chapter का उसमें antecedents of job satisfaction and outcomes of job satisfaction इसको cover करेंगे. So let us start with today's topic. Let me tell you that any videos which are connected to the single unit, you will get their link in the description section, so kindly check the description section. And do not forget to subscribe, like and share my videos with rest of the students. So job satisfaction की बात करें तो ये बहुत बड़ी बात होती है एंड हर कहीं दूसरे इंसान से हम सुनते हैं कि यार मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा जॉब में, है ना. तो जॉब सेटिस्फैक्शन होता क्या है उसके बारे में हम पहले जानेंगे. जॉब सेटिस्फैक्शन जो है वो डिग्री है जिससे कोई इंडिविजुअल ना अपने जॉब को लाइक करता है. अगर आप सेटिस्फाइड है मतलब आप अपने जॉब को लाइक करते हैं, और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपने जॉब को लाइक नहीं करते हैं. सो कुछ लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है जॉब, वो हमेशा रेडी होकर खुशी खुशी जाते हैं काम करने के लिए. कुछ लोग होते हैं जिनको रोना आता है कि हाय हे भगवान फिर सुबह हो गई, फिर ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर तैयार होना पड़ेगा, है ना. सो दैट मीन्स दे आर नॉट लाइकिंग देयर जॉब, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, उनको मजा नहीं आता काम करने में. Now coming to nature of the job satisfaction, ये सबसे ज़्यादा मेजर करने वाला वेरिएबल है अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखें, रिसर्च में भी और वैसे अप्लाइड सेटिंग्स में भी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस में भी. सो रिसर्चर्स भी इसके ऊपर बहुत स्टडी करते हैं और उनका मेन जो कंसर्न होता है वो क्यों स्टडी करना चाहते हैं, उनका क्या इंटेंशन है स्टडी करने का. उनका इंटेंशन ये है कि उनको ये पता लग जाए कि एम्प्लॉय कितना सुखी है, कितना साइकोलॉजिकली हेल्दी है, उसकी वेलबींग के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं, और जो एम्प्लॉयज़ है वो उनका ओपिनियन भी हमें पता चल जाता है इससे कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने फंक्शनिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. सो जो पर्सनल रोल क्या है वो हमें पता चल जाता है. वर्क रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशनल वेरिएबल्स जो जॉब सेटिस्फैक्शन में है, ये सारी चीज़ें हमें तीन चीज़ों पे हम जॉब सेटिस्फैक्शन चेक कर सकते हैं. पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं, वर्क रिलेटेड कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल वेरिएबल्स पे भी कर सकते हैं. सो ये इसका जो आउटकम जो होता है और वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बहुत सारी बातें हमें डिस्क्लोज कर देता है. सो जो इंसान वर्क पे कर रहा है, काम करते टाइम उसका जो आउटकम आ रहा है काम करने का, वो कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे हमें उसका आउटकम पता चलता है. उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसका विड्रॉल बिहेवियर देखने के लिए मिल रहा है क्या, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर कैसा है. सिटीजनशिप बिहेवियर मतलब कितना ऑनेस्ट है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उसका वर्क बिहेवियर क्या है. ये सारी चीज़ें हमें जॉब सेटिस्फैक्शन सर्वे जो हम करते हैं, स्केल्स अभी हम आगे वो भी समझेंगे कौन कौन से स्केल होते हैं, उससे पता चल जाता है. हिस्ट्री ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन की बात करें तो ये सबसे पहले ओरिजिन हुआ था इसका 1911 में, जहां टेलर ने स्टडी करना शुरू किया था एम्प्लॉयज़ को और उनकी ड्यूटीज़ के बारे में पता लगाया था कि कैसे उनकी ड्यूटीज़ बेटर की जा सकती हैं, क्या वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाए जिससे वो और अच्छा परफॉर्म करें. फिर हॉथॉर्न स्टडीज़ जो थी वो काफ़ी सालों से आई हुई थी और वो 1932 तक भी कंटिन्यू रही और उसमें 5 ईयर इंटरवल्स पे वो स्टडी की गई थी. सो रिसर्चर्स ने बहुत सारे फैक्टर्स और इंक्लूड कर लिए इस स्टडी में, ये जानने के लिए कि किन एनवायरनमेंट में वर्कर्स वर्क करते हैं, जैसे उनका फटीग लेवल क्या था, ब्रेक्स कितना लेते थे, उनके वर्किंग आवर्स क्या थे, टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे वर्क करते थे, ये वाली चीज़ें. एंड सिर्फ वर्कर्स की स्टडी करना काफ़ी नहीं था, ज़रूरी ये था कि उनको वो एनवायरनमेंट भी दिया जाए जिससे वो मोटिवेटेड रहे. सो ये नोटिस किया गया रिसर्चेस में कि अगर वर्कर्स को अटेंशन दी जाती है, अगर उनके ऊपर अटेंशन इंक्रीज कर दी जाए तो उनका मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है. सो नाउ अब हम समझेंगे कि मीनिंग ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन क्या होता है. तो बहुत सारी डेफिनेशंस आई, लॉके ने 1976 में जो दी थी. मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग नेम्स, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है क्योंकि अगेन स्पेलिंग कुछ और बोलती है एंड प्रोनाउंसिएशन कुछ और निकलता है, तो आप गूगल कर सकते हैं. प्रोनाउंसिएशन पे तो मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा. बट अगर हम जॉब सेटिस्फैक्शन की बात करें, लॉके का 1976 में उन्होंने बोला था
इस डेफिनेशन को मैं वैसे ही पढ़ूंगी एंड देन आई विल एक्सप्लेन। अ प्लेजरेबल और पॉजिटिव इमोशनल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम द अप्रेजल ऑफ वंस जॉब और जॉब एक्सपीरियंसेस। एक वो पॉजिटिव इमोशनल स्टेट या प्लेजरेबल स्टेट जिसमें आप खुश होते हो, वो क्यों आता है? जब उसको जॉब से जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है उसे अप्रेजल मिलता है, मतलब कुछ बेनिफिट मिलता है। कुक एट एल ने 1981 में जो डेफिनेशन दी थी, उन्होंने बोला था जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में, एन एटीट्यूड विच मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन इवेल्युएशन ऑफ द जॉब एंड ऑफ द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन एज कॉन्ट्रीब्यूटिंग suitably to the attainment of one's personal objective। so ये वो एटीट्यूड होता है जो किसी का भी जब जॉब का इवेल्युएशन करते हैं तो वो उसके अंदर आ गया होता है। इस जैसे एम्प्लॉय के अंदर जो एटीट्यूड डेवलप हो गया है जब हम उसमें उसके ऊपर इवेल्युएशन करते हैं जॉब का, और जो एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन है उसका कंट्रीब्यूशन क्या है उसकी लाइफ में, उसकी वजह से जो उसमें एटीट्यूड डेवलप हो गया होता है। और वो क्यों ऐसा कर रहा है, जॉब करने के लिए क्यों आया है? क्योंकि उसकी पर्सनल ऑब्जेक्टिव है जिसको वो अटेन करना चाहता है। फिर लैम्बार्ट, बार्टन एंड हॉगन ने एक और डेफिनेशन दी, द फुलफिलमेंट और द ग्रेटिफिकेशन ऑफ सर्टेन नीड्स दैट आर एसोसिएटेड विद वंस वर्क। जो फुलफिलमेंट होती है या ग्रेटिफिकेशन मतलब आपकी नीड्स को फुलफिल करने वाली चीज। सो जब आपकी नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, ऑल बिकॉज आप किसी काम को कर रहे हो, उस काम को करने की वजह से आपको पैसा मिल रहा है और आपकी नीड्स पूरी हो रही है, सो वो जॉब सेटिस्फेक्शन होता है। कि अगर आपकी पूरी नीड्स पूरी हो रही है और बल्कि एक्स्ट्रा बच भी रहा है तो आप बहुत खुश होते हो अपने जॉब से, आपको हैप्पीनेस फील होती है। और अगर आपकी नीड्स पूरी नहीं होती, अधूरी रह जाती है, तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता और आपको लगता है काश मुझे थोड़ा और सैलरी का जॉब मिल गया होता, सो मैंने ये भी कर लिया होता, मेरे साथ के लोग यहाँ पहुंच गए। सो बहुत सारे कंपैरिजन्स भी शुरू हो जाते हैं एंड टेक्निकली आप खुश नहीं होते हो अपने जॉब से, है ना। फिर एक और स्पेक्टर 1997 में इन्होंने एक डेफिनेशन दी, द एक्सटेंट टू विच पीपल लाइक और डिसलाइक देयर जॉब। ये बहुत बड़ी सिंपल सी है, किस लेवल तक इंसान अपने जॉब से खुश है या खुश नहीं है, सेटिस्फाइड है या नहीं है। नाउ जो कैरेक्टरिस्टिक्स इन डेफिनेशन से हमें कॉमन पता चली है वो क्या क्या है इस डेफिनेशन में, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इमर्ज्ड आउट ऑफ दिस डेफिनेशन, एग्जाम में आ सकता है, इसको अच्छे से करना। जॉब सेटिस्फैक्शन जो है ये इमोशनल रिस्पॉन्स है। पहला हमें इन डेफिनेशन से ये पॉइंट समझ में आया कि जॉब सेटिस्फेक्शन जो है ये इमोशनल रिस्पॉन्स है जॉब सिचुएशन का। मतलब जॉब जो आप कर रहे हो उससे आप इमोशनली कितना कैसे रिएक्ट कर रहे हो, इसको हम देख नहीं सकते, इसको सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं आपके बिहेवियर से। नेक्स्ट जॉब सेटिस्फैक्शन का सेकंड पॉइंट जो हमने कंक्लूड किया इस डेफिनेशन से वो ये है, किस एक्सटेंट तक वर्क एनवायरनमेंट जो है एम्प्लॉय की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करता है, ये हमें पता चला। और जो एम्प्लॉय जो है उसका परसेप्शन क्या है कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, जब उसको ऑर्गेनाइजेशन उसको क्या दे रहा है और वो किस तरह से उसको एम्प्लॉय की परसेप्शन एज अ रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉयज परसेप्शन ऑफ हाउ वेल देयर जॉब प्रोवाइड्स आउटकम्स दैट आर व्यूड एज इम्पॉर्टेंट। तो वो एम्प्लॉय किस तरह से परसीव कर रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रोवाइड कर रहा है। थर्ड जो पॉइंट हमें समझ में आता है इन डेफिनेशन में वो ये है कि जॉब का इवैल्यूएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन का भी इवैल्यूएशन जो सिग्निफिकेंट वर्क बिहेवियर में हमें नजर आ जाता है। यानी कि अगर प्रोडक्टिविटी दिख रही है, एब्सेंटिज्म दिख रहा है, टर्नओवर कैसा हो रहा है, वर्क प्लेस डेविएंस कितना है, डेविएंस मतलब कितना भटक रहा है इंसान, वर्क प्लेस पे काम नहीं कर रहा, उसका मन भटक रहा है, वो ठीक से फोकस्ड नहीं है। देन ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप, ये इन सब चीज़ों से हमें ये पता चल जाता है कि जो एम्प्लॉय है वो कितना ऑनेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कितना खुश है अपने काम से। अगर खुश होगा तो ऑब्वियसली मन लगा के काम करेगा। तो जो जॉब सेटिस्फैक्शन है ये एक जॉब एटीट्यूड है बेसिकली, और इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं, अफेक्टिव, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल। ये भी पूछा जा सकता है कि 3 एटीट्यूड्स क्या है, जॉब सेटिस्फैक्शन के 3 एटीट्यूड्स क्या है या 3 एलिमेंट्स क्या है, उस या एटीट्यूड के 3 एलिमेंट्स क्या है। तो एक
अफेक्टिव होता है, कॉग्निटिव होता है और एक बिहेवियरल होता है। मतलब इन तीन तरह से हमें पता चल जाता है कि इंसान कितना सेटिस्फाइड है अपने जॉब को लेकर। जो अफेक्टिव कंपोनेंट होता है वो इमोशनल रिस्पॉन्स होता है जॉब सिचुएशन में। जैसे कि इंसान अगर अपने स्टेटमेंट में बोलता है आई फील गुड अबाउट माई जॉब, तो मतलब ये इसका अफेक्टिव है, उसके इमोशंस इसमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। नाउ कॉग्निटिव एलिमेंट के बारे में बात करें तो वो है कि वो कितने इंपॉर्टेंट उसकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल की, उसका वर्क जो है किस एक्सटेंट तक उसकी नीड्स को फुलफिल कर रहा है। जैसे कि अगर वो बोलता है, उसका स्टेटमेंट क्या होगा, माई जॉब हेल्प्स मी टू अचीव माई गोल्स। सो इस तरह का स्टेटमेंट देगा, तो ये कॉग्निटिव होगा। मतलब वो क्या समझता है अपने काम से, काम को क्या समझा है करके, ठीक है ना। एक होता है आपके इमोशन क्या अटैच्ड है ऑर्गेनाइजेशन से, दूसरा आप क्या फील करते हो, आप कैसा थॉट रखते हो अपने आप वर्क क्यों कर रहे हो, रीजन बीइंग वो। एंड देन बिहेवियरल कंपोनेंट, यानी कि जो बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है इंसान का बिहेवियर, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, प्रोडक्टिविटी, एब्सेंटिज्म, टर्नओवर, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप। तो इसमें वो किस तरह का स्टेटमेंट स्टेट करता है, आई वांट टू गिव माय बेस्ट ऑन दी वर्क। तो वो वांटिंग वाली चीज आ गई। सो ये आ गया। नाउ ग्लोबल एंड फेसेट सेटिस्फैक्शन, मतलब ग्लोबल मतलब ओवरऑल जितने भी कंपोनेंट है ना उसका टोटल, एंड फेसेट सेटिस्फैक्शन मतलब जितने कंपोनेंट्स हैं उनका इंडिविजुअली जब हम कैलकुलेट करते हैं। सो हो सकता है इंसान का मोटिवेशन ना हो लेकिन वो फिर भी हार्ड वर्क कर रहा है, तो एक मोटिवेशन एक फैसेट हो गया। फिर देन उसका बिहेवियर कैसा है वो दूसरा फैसेट हो गया। जैसे हमने ये 3 एलिमेंट्स पढ़े थे उस तरह से। सो ग्लोबल में ये सबका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो ग्लोबल जॉब सेटिस्फैक्शन असेस करता है ओवरऑल स्टेट ऑफ एम्प्लॉइज मोरल, वो कितना खुश है अपने काम से। एंड जो फैसेट कंडीशन सिंगल जब करते हैं तो वो फैसेट सेटिस्फैक्शन होता है। ग्लोबल सेटिस्फैक्शन जो है ये जनरल फीलिंग क्या है किसी इंडिविजुअल की जॉब के बारे में, वो हम चेक करेंगे। ओवरऑल इफेक्टिव रिएक्शंस, जो उसके ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जॉब की और वर्क एनवायरनमेंट है उसको लेकर क्या है। फैसेट सेटिस्फैक्शन की बात करें तो वो डिफाइन करता है वो कैसे फील करता है जॉब के हर एक एस्पेक्ट के बारे में। सो स्मिथ, कैंडल एंड हुलिन 1969 में इन्होंने सजेस्ट किए थे फैसेट सेटिस्फैक्शन के बारे में कुछ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें इन्होंने फैसेट सेटिस्फैक्शन के बारे में किया है, नॉट ग्लोबल। सो आपको ये ध्यान रखना है। उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक क्या बताए हैं। नंबर 1, वर्क इटसेल्फ, किस एक्सटेंट तक जॉब जो है इंडिविजुअल को इंटरेस्टिंग टास्क पकड़ा रहा है, ऐसे काम दे रहा है जिसमें उसको मजा आता है करने में, या कुछ लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, या उसको चांस दे रहा है कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट करे। ये तो वर्क खुद एक फैसेट हो गया। पे, उसको जो पेमेंट मिल रहा है कंपनी से वो कितना एडिक्वेट है, या वो उसको कैसे परसीव करता है जो भी उसको पेमेंट मिल रहा है, कम लगता है उसको, ज्यादा लगता है। किसी के लिए वो जो मिल रहा है वो बहुत ज्यादा समझ में आता होगा लेकिन उसको खुद को कैसा समझ में आता है, वो फर्क है। देन प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज, क्या चांसेस मिल रही हैं उसको आगे बढ़ने की हायरार्की में। हायरार्की मतलब जो कंपनीज में अलग अलग पोजीशंस होती है ना, मैनेजर, उसका फिर अलग मैनेजर्स के भी अलग अलग लेवल होते हैं, फिर सीईओ लेवल भी होता है, वाइस चेयरमैन भी होता है, चेयरमैन भी होता है, लाइक दैट। सो वो सारे हायरार्की मानी जाती है ऊपर से नीचे। तो वो आपका जब प्रमोशन होता है तो ऊपर तक आप पहुंचने लगते हो, नीचे से ऊपर की तरफ उठते हो। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कितनी चांस आपको मिल रही है या सिर्फ फेवरेटिज्म काम कर रहा है। देन सुपरविजन मतलब कोई सुपरवाइजर है जो आपको टेक्निकल असिस्टेंस देता है, आपको बिहेवियरल सपोर्ट करता है, वो चीज़। एंड देन कोवर्कर्स, किस डिग्री तक आप उनके साथ प्रोफिशिएंट हैं, आप सोशली सपोर्टिव फील करते हैं, वो सारा चीज़। ना एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेटिस्फैक्शन की बात करेंगे। ओवरऑल जॉब सेटिस्फैक्शन तो कर दिया, लेकिन ये 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक जॉब सेटिस्फैक्शन। इंट्रिंसिक जॉब सेटिस्फैक्शन की बात करें तो उसमें आता है कि वर्कर किस तरह का काम कर रहा है, उसको जो काम मिला है वो अपने लेवल पे कितना कर रहा है। एंड एक्सट्रिंसिक जॉब सेटिस्फैक्शन क्या होता है कि वर्कर किन कंडीशंस में काम कर रहा है, उसकी पेमेंट, उसके कोवर्कर, सुपरवाइजर, ये वाली चीज़ें आ जाएंगी। और इंट्रिंसिक में क्या आ जाएगा, उसको टास्क जो मिल रहा है। इंट्रिंसिक एलिमेंट्स जो होते हैं वो मोटिवेटर्स माने जाते हैं और एक्सट्रिंसिक एलिमेंट्स जो होते हैं वो हाइजीन्स माने जाते हैं। तो इंट्रिंसिक एलिमेंट्स में जिन्हें हम मोटिवेटर्स कह रहे हैं उसमें क्या आता है, नेचर ऑफ वर्क,
देन उसको कितना रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, उसके वर्क को, अचीवमेंट को क्या कैसे अप्रिशिएट किया जा रहा है, पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ, एडवांसमेंट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी मिल रही है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं मोटिवेटर्स में, है ना। आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो आप मोटिवेटेड फील करते हो, आपको प्रमोशन मिलता है आप मोटिवेटेड फील करते हो, आपको लर्निंग मिलती है आप मोटिवेटेड फील करते हो। तो ये सारी मोटिवेटर्स है। नाउ एक्सट्रिंसिक एलिमेंट्स, जो हाइजीन की हम बात कर रहे थे, उसमें क्या आता है, आपको सैलरी कितनी मिल रही है, आप जितना काम कर रहे हो उसके मुताबिक आपको सैलरी मिल रही है, तो ये हाइजीन पे आ गया। बेनिफिट्स आपको कितने मिल रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट किस तरह का है, आपका जॉब सेटिस्फैक्शन अगर हो रहा है तो वो कैसे आपको इन्फ्लुएंस करता है, या डिससेटिस्फाइड हो तो वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है। नाउ कमिंग टू मेजरमेंट ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन अगेन ये तो एब्स्ट्रैक्ट पर्सनल कॉग्निशन है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं वैसे क्योंकि ये इंडिविजुअल माइंड पे डिपेंड करता है। अगर दो लोगों को खड़ा करें और उनको सेम पोजीशन में डाल दिया जाए तो हो सकता है दोनों ही अपने जॉब को दूसरे तरीके से परसीव करेंगे। एक खुश होगा तो हो सकता है दूसरा दुखी हो उसी सेम चीज से। सो इसीलिए बड़ा मुश्किल है इसको मेजर करना, बट स्टिल बहुत रिसर्चेस के बाद कुछ टेस्ट निकाले गए हैं जिससे हम लोगों से पूछ के लाइकर्ट स्केल वगैरह से ये पता लगा सकते हैं कि ये कितने सेटिस्फाइड अपने वर्क से। तो दो तरह की टेक्निक है, एक है इनडायरेक्ट टेक्निक और एक होती है डायरेक्ट टेक्निक। डायरेक्ट टेक्निक तो होती है क्वेश्चनर दे दो और निकाल लो, है ना, डायरेक्टली पूछ लो। इनडायरेक्ट टेक्निक क्या होती है, इनडायरेक्ट टेक्निक में एम्प्लॉइज जॉब सेटिस्फैक्शन में जो कंपनी है वो रेगुलरली डाटा कलेक्ट करती रहती है कि कितना एब्सेंटिज्म है, कितना टर्न ओवर है, कितना थेफ्ट रेट्स हैं। तो इनडायरेक्टली उनके बिहेवियर्स को कैलकुलेट करती है एंड पता लगाती है कि कितना सेटिस्फाई है कोई एम्प्लॉय। और ये उनके रिलेशनशिप्स में भी पता चलता है। कुछ की फैक्टर्स है जिससे हमें पता चल जाता है, जैसे उनकी जनरल वेलबींग कैसी है, उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ कैसी है, स्ट्रेस कितना एक्सपीरियंस कर रहे हैं वर्क प्लेस पे, वर्किंग कंडीशंस कैसी है। ये सारे इनडायरेक्ट मेथड से हमें पता लग जाते हैं। जॉब सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड चीज़ें, वो क्या कंप्लेन कर रहा है, क्या वो सेशंस के लिए जा रहा है, क्या किस को रीच आउट कर रहा है, कौन सी चीज़ों में किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है, मिसबिहेवियर है, रेस्पेक्टफुल है, हैप्पी है, सैड है, वो सारी चीज़ें, वो इनडायरेक्ट मेथड होगा। नाउ डायरेक्ट मेजरमेंट्स कैसे होते हैं कि एम्प्लॉयज़ का जो सेटिस्फैक्शन है वो इंटरव्यू या क्वेश्चनर से हम पता लगा सकते हैं। इन डेप्थ सर्वे क्वेश्चनर्स भी होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं। सो इसमें बायसेस की चांस कम हो जाती है। ऊपर जो इनडायरेक्ट मेथड है उसमें थोड़ा सा रहता है कि भाई बायस हो सकता है, इंसान से कुछ पूछा जाए तो वो गड़बड़ कर दे, बट इसमें हम क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी भी हम रखते हैं इन टेस्ट्स में, तो और कम टाइम में हो जाता है, पैसा भी बचाता है। 1-to-1 इंटरव्यू में बहुत टाइम लग जाता है। क्वेश्चनर्स जो हैं वो यूजुअली लाइकर्ट, जैसे मैंने बताया, लाइकर्ट टेक्निक में होते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 होते हैं, आपको बताना पड़ता है, या फिर येस और नो में आंसर होता है, या कांट से 3 ऑप्शन होते हैं। तो आपको बस उसको टिक करना है एंड देन उनको टोटल करके हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि वो क्या रिजल्ट दे रहा है। सो बस उसको उस रेटिंग स्केल में बताना पड़ता है कि क्या है इसमें से सच। तो वो स्टेटमेंट होते हैं और उसके सामने ऑप्शन होते हैं। सो इंडिविजुअल आइटम्स को है वो समरी के फॉर्म में लिखा जाता है। तो इन्होंने बताया कि फेसेट जॉब सेटिस्फैक्शन के 3 टेस्ट बताए हैं एंड ग्लोबल सेटिस्फैक्शन के 2 टेस्ट बताए हैं। फेसेट जॉब सेटिस्फैक्शन के जो 3 टेस्ट हैं वो क्या हैं, जॉब डिस्क्रिप्टिव इंडेक्स, मिनेसोटा सेटिस्फैक्शन क्वेश्चनर एंड जॉब सेटिस्फैक्शन सर्वे। नाउ ग्लोबल सेटिस्फैक्शन में क्या क्या आता है, जॉब सेटिस्फैक्शन इंडेक्स एंड जॉब इन जनरल स्केल। तो अगर आप यहाँ देखो तो देखो जॉब सेटिस्फैक्शन सर्वे फेसेट वाले में भी है, जॉब सेटिस्फैक्शन इंडेक्स ये ग्लोबल वाले में है। तो सर्वे एंड इंडेक्स, बस इन दोनों में फर्क आ गया। फिर जॉब डिस्क्रिप्टिव इंडेक्स आ गया ऊपर वाले में, देन मिनेसोटा। तो ये 5 टेस्ट है। अब इनके डिस्क्रिप्शंस भी इन्होंने दिए हैं। जॉब डिस्क्रिप्टिव इंडेक्स के बारे में हम पहले करेंगे, मतलब कि ये फर्स्ट 3 पहले पढ़ेंगे समझेंगे एंड बाकी के 2 बाद में समझेंगे। तो जॉब डिस्क्रिप्टिव इंडेक्स जो होता है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर फेसेट स्केल है जो किसी का सेटिस्फैक्शन लेवल 5 फेसेट्स में चेक करता है, क्योंकि फेसेट्स है मतलब कि जो ओवरऑल जॉब सेटिस्फैक्शन के कंपोनेंट्स हैं उनमें से 5 कंपोनेंट ये चेक करता है। पे, प्रमोशन एंड प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज,
कोवर्कर्स, सुपरविजन एंड वर्क इटसेल्फ, इनके बारे में करता है। इसमें 72 आइटम्स होते हैं और हर एक सब स्केल में 9 या फिर 18 आइटम्स आपको दिखेंगे। हर एक जो आइटम होता है वो एडजेक्टिव या शॉर्ट फ्रेज होता है। इसमें पार्टिसिपेंट यस, नो या कांट डिसाइड में रेस्पॉन्ड करता है और जो वैल्यू आती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, ऐड करते हैं और फिर उनके ऐड करके हमें पता चल जाता है कि वो किस बारे में क्या सोचता है। तो बेस्ट चॉइस मानी जाती है ये सर्वे के लिए। जो लोग ज़्यादा ढंग से पढ़ना नहीं पसंद करते हैं, जिनको जल्दी जल्दी सब खत्म करना है टेस्ट वेस्ट, उनके लिए ये अच्छा है जॉब डिस्क्रिप्टिव इंडेक्स करने के लिए। बेसिकली सारे एम्प्लॉयज़ को प्रेफर करेंगे, ऑलरेडी दे आर एग्जॉस्ट, तो उनको कम टाइम में ज़्यादा काम करना पसंद होता है। मिनेसोटा सेटिस्फैक्शन क्वेश्चनर की बात करें तो ये भी बहुत पॉपुलर है रिसर्चर्स के बीच में, और ये जॉब सेटिस्फैक्शन करता है 20 फैसेट्स के ऊपर, और सब्जेक्ट है उसको वो इंडिकेट करना पड़ता है कि कितना वो सेटिस्फाइड है 5 पॉइंट स्केल पे। हर एक आइटम के सामने 5 पॉइंट स्केल होता है और इसके 2 फॉर्म्स होते हैं, एक में 100 क्वेश्चंस होते हैं और दूसरे में 20 क्वेश्चंस होते हैं। वो जो 100 क्वेश्चन वाला है वो लॉन्ग फॉर्म होता है और जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं। और अगेन क्योंकि 20 फैसेट्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो 20 क्वेश्चन वाले में तो हर एक फैसेट के लिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा, राइट। और दूसरे वाला जो 100 क्वेश्चंस वाले हैं तो आप सोचो 5-5 हर एक में मिल जाएंगे आराम से। सो इस तरह से ये डिवाइड होगा। नाउ जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो सारे आइटम्स को सिंगल टोटल स्कोर में ही कंप्यूट कर लेता है, और जो एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेटिस्फैक्शन सब स्केल्स भी हम इसमें से निकाल सकते हैं। जॉब सेटिस्फैक्शन सर्वे जो थर्ड टेस्ट है उसमें 9 फैसेट्स होते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन के, और ओवरऑल सेटिस्फैक्शन भी हम पता लगा सकते हैं। 9 फैसेट्स में पे, प्रमोशन, सुपरविजन, फ्रिंज बेनिफिट्स, कॉन्टिंजेंट रिवार्ड्स, ऑपरेटिंग कंडीशंस, कोवर्कर्स, नेचर ऑफ वर्क एंड कम्युनिकेशन, इनके ऊपर चेकिंग होती है। और इसमें 36 आइटम्स होते हैं हर एक हमें, क्योंकि 9 है तो अगर आप 9 से 36 को डिवाइड करोगे तो 4 आइटम्स आ जाएंगे। सो 9 सब स्केल्स है और हर एक में 4 आइटम्स हो जाएगा, और टोटल सेटिस्फैक्शन स्कोर भी हम इसमें से कंप्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ग्लोबल वाला है, ग्लोबल के 2 हमने पढ़े थे, जॉब सेटिस्फैक्शन इंडेक्स एंड जॉब इन जनरल स्केल। उसमें ओवरऑल हम चेक करते हैं, तो ये ओवरऑल जॉब सेटिस्फैक्शन चेक करता है, सारे एस्पेक्ट जॉब के कंसीडर किए जाते हैं। इसमें 18 आइटम्स होते हैं और उसमें जो रेस्पॉन्सेज है वो 1 से लेके 5 तक होता है। 1 मतलब स्ट्रांगली डिसएग्री, 5 मतलब स्ट्रांगली एग्री। और ये इसके कुछ जो आइटम्स है अब ऑब्सोलीट हो गए हैं, लेकिन स्टिल ये बहुत पॉपुलर है और रिलायबल है। नेक्स्ट लास्ट जो टेस्ट है जॉब इन जनरल स्केल, जो ग्लोबल जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए होता है। इसमें 18 आइटम होते हैं। ओवरऑल इवैल्यूएशन करता है और कैसे एम्प्लॉय फील करता है अपने जॉब के बारे में, और अपना जॉब जो जॉब डिस्क्रिप्टिव इंडेक्स है ना उससे भी हम कंपेयर कर सकते हैं, उसमें क्या डायग्नोसिस आया और इसमें क्या आया है, दोनों को कंपेयर करके हम और ज़्यादा कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं। सो ग्लोबल मेजर्स जो है इसमें हमें ये भी पता है, और भी चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि इंटेंशन टू लीव, लाइफ सेटिस्फैक्शन, फिर आइडेंटिफिकेशन विद द वर्क ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट, ये वाली चीज़ें भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें जो अगर हम और एडिशंस कर ले या कोरिलेट करें तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 1 ऑफ यूनिट 1 ब्लॉक 2 MPCE 031। जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं सेकेंड ईयर में, उनके लिए ये वीडियो था। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगा और समझ आएगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ विद रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।